Sonali, over to you. Yes. Thank you, Sonal. Thank you, Sapna. And thank you, Deepali. क्रेडाई वुमेन्स विंग्स की ओर से मैं सोनाली मुत्ता, कन्वेनर अहमदनगर, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारी मेहमान एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनकी सोच में, व्यक्तित्व में और जीवन में वुमेन्स एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। आइए आज हम आराधना राणा से मिलते हैं। आराधना राणा कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश पर कई पुस्तकों की प्रकाशित लेखिका है। वह सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनर भी है। इसके अलावा एक पेरेंटिंग कोच, एक लाइफ कोच और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वह नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कई सम्मेलनों, कार्यक्रमों और शिखर सम्मेलनों में एक पैनलिस्ट और मॉडरेटर रही है, जिसने उनके जीवन के क्षितिज को बहुत बड़ा किया है। वह एक पैशनेट शिक्षिका है और उन्होंने अपने जीवन में 40 साल प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाने के लिए समर्पित कर दिए। वर्तमान में वह अहमदनगर में सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी द आइकॉन पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर और फाउंडर प्रिंसिपल भी है। आराधना राणा एक डायनामिक पर्सनालिटी और पॉजिटिव अप्रोच वाली एक दूरदर्शी है। उनके समर्पण और कड़ी मेहनत ने द आइकॉन पब्लिक स्कूल को अहमदनगर का एक लीडिंग प्रोग्रेसिव स्कूल बना दिया है। उन्होंने हमेशा प्रोग्रेसिव लीडरशिप और टीम एम्पावरमेंट पे विश्वास किया है। वह एक डाउन टू अर्थ और प्रैक्टिकल अप्रोच वाली लीडर है। पर्सनल लेवल पर वह इस कहावत पे विश्वास करती है कि जिंदगी को व्यतीत करने का अंदाज जीवन के वर्षों में नहीं, बल्कि आपने कितनी जिंदगियों को छुआ है इस पे है। आराधना राणा एक उत्साही ट्रैवलर और ट्रैवल ब्लॉगर भी है। उनकी इंटरेस्ट और अचीवमेंट्स बहुत वैलिड है और उनका व्यक्तित्व मल्टी डायमेंशनल है। म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर उनकी कुछ हॉबीज है और वह हमेशा नए स्किल सीखने के लिए तैयार रहती है। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से अवार्ड मिले हैं। उनमें से कुछ द संजीवनी सीड ऑफ नॉलेज अवार्ड, लीडिंग एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, नालंदा प्राइड ऑफ नॉलेज अवार्ड एंड मदर टेरेसा फाउंडेशन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। वह WICCI की भी सदस्य है। उनका प्रयास एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जिस पर भारत को गर्व होगा। वह सामाजिक जिम्मेदारी को महत्व देती है और उन्होंने अपने कर्तव्य के दौरान और उसके बाद भी महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान दिया है। क्रेडाई वुमेन्स विंग्स को गर्व है कि आज उन जैसी एक सशक्त महिला हमारे बीच है जो हमें वुमेन एम्पावरमेंट पर चर्चा करेगी। आज हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज के प्रति अपना दायित्व निभा सकते हैं। मिसेस आराधना राणा, आपका क्रेडाई वुमेन्स विंग्स में हार्दिक स्वागत है। सोनाली एंड थैंक यू क्रेडाई वुमेन्स विंग जिन्होंने मुझे यहाँ इस मंच पे बुलाया। और मैं सबसे ज्यादा ये खुश हूँ कि जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। इनफैक्ट जब भी मैं किसी फोरम पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं और कुछ पुरुष नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन इट डजंट मैटर बिकॉज कई चीजें ऐसी हैं जो पुरुष करते हैं और हम नाराज हो जाते हैं, तो ऐसा तो चलता ही रहता है। सो बट ये जो चीज है, ये जो टॉपिक है, ये मेरे दिल के इतने करीब है कि इसके लिए मुझे कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। ये जो
जिस दिन वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम बात करना बंद कर देंगे, उस दिन एक्चुअली हम लोग एम्पावर हो जाएंगे। और एक दिन मुझे लगता है, मेरा मानना है कि समाज इतना जागृत होगा कि हम ये बात कर ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि आज तक हम मेल एम्पावरमेंट की तो बात करते ही नहीं है। सो आई वांट दिस टू रीच दैट स्टेज कि जहां हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना बंद कर दें। और क्रेडाई का स्पेशली मुझे जो बहुत अच्छी चीज लगी, जब मुझे ये टॉपिक दिया गया और बताया गया कि मुझे इस पे बोलना है, तो मैंने आपकी वेबसाइट देखी, और क्रेडाई विमेन्स विंग का एक ऑब्जेक्टिव ही यही है, टू एम्पावर विमेन फॉर लीडरशिप। तो ये जो बात है, ये मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि ये देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये बहुत ही बदनाम सेक्टर रहा है। अगर आप थोड़े साल पहले किसी को बोलते कि उनकी वाइफ या सिस्टर या डॉटर रियल एस्टेट में काम करना चाहती है, तो कोई भी फैमिली भी अलाउ नहीं करती, और महिलाएं खुद भी इस सेक्टर में बिल्कुल आना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें जो चीजें थी वो आपत्तिजनक थी। लेकिन रेरा और क्रेडाई के आने से इसका एक पूरा इमेज ही बदल गया है। अब ये ऑनेस्टी, रिस्पेक्टेबिलिटी के दायरे में आ गया है, इसीलिए अब ये वो सेक्टर बन गया है जो एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, जहां महिलाएं अपना योगदान दे सके और प्रभावी रूप से काम कर सके। पहले महिलाओं के लिए असुरक्षित माना जाता था, आज एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी माना जाता है, निवेश का अवसर माना जाता है। आपको पता है या नहीं, लेकिन अमेरिका में 56% ब्रोकर्स, 69% रियल एस्टेट एजेंट्स विमेन हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्टर ऐसा है कि इसमें विमेन जो है बहुत प्रभावित कर सकती हैं, अपना योगदान बहुत अच्छे से दे सकती हैं। लेकिन 21 सदी में हमारे लिए बिल्कुल भी ये गर्व की बात नहीं है जो हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि अभी भी जो महिलाएं हैं वो अबला मानी जाती हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि कम से कम अब तो हम जागृत हुए, अब तो हमारे जो महिलाएं हैं वो इन सेक्टर्स में आनी शुरू हुई हैं जहां पहले महिलाएं नहीं जाती थी। अभी कल परसों कुछ ऐसे चर्चा हमारे सर्कल में ही हो रही थी, जिसमें आर्मी में जो विमेन आ रही हैं उसके लिए बहुत बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, और मेरी एक अकेली आवाज थी जो कह रही थी कि बहुत अच्छा स्टेप है। तो बहुत, और सारे मेल्स ही थे, तो सब जो है अपोज कर रहे थे। तो मेरा मानना ये था कि एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप मेन को रिप्लेस कर रहे हैं। एम्पावरमेंट एक पावर गेम नहीं है, एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें जो औरतें हैं अपने घरों को छोड़कर, निग्लेक्ट कर कर और बाहर जो है काम करने चल पड़ी हैं तो फैमिली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। एम्पावरमेंट एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है, एक बैरियर तोड़ने की जरूरत है, अपॉर्चुनिटीज को इक्वल करने की जरूरत है। तो इसीलिए जब चर्चा आर्मी के लिए हो रही थी तो मेरा कहना यह था कि आर्मी में कितनी औरतें जाएंगी, मैं तो नहीं जाती, बहुत औरतें नहीं जाएंगी, लेकिन अगर देश की एक भी महिला चाहती है और कर सकती है तो उसको डीबार करना कि सिर्फ इसीलिए कि वो औरत है, ये गलत है। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको एक जैसी होनी चाहिए, उसमें कितनी आगे बढ़ के आती है दैट इज फॉर देम टू सी। हम पुरुषों को कभी भी ये नहीं डीबार करते हैं कि आप पुरुष हो तो ये काम नहीं कर सकते हो, इवन किचन का काम नहीं करते। अगर पुरुष हो तब भी कर सकते हो, वो नहीं आते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम डीबार नहीं करते हैं। तो मेरा सिर्फ एम्पावरमेंट का जो नजरिया है वो ये है कि हर एक महिला को एक फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलनी ही चाहिए। अगर उसमें कोई टैलेंट है, अगर वो कुछ भी करना चाहती है तो उसे सिर्फ इसलिए कि वो महिला है डीबार नहीं करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट एम्पावरमेंट ना। एम्पावरमेंट जो है वो तब आएगी जब औरतें लीडरशिप रोल्स में भी आएंगी, क्योंकि क्या कौन सा ऐसा रूल है जो कहता है कि विमेन लीडर्स नहीं हो सकती। विमेन लीडर्स इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि ज्यादा अच्छी हो सकती है।
हालांकि हमारे देश में बहुत मुट्ठी भरी लीडरशिप में विमेन है, कम है, लेकिन जो भी है काम बहुत अच्छा कर रही हैं। क्यों विमेन जो है वो औरतें जो हैं वो ज्यादा अच्छी लीडर्स बनती हैं? क्योंकि विमेन दे हैव दैट ह्यूमन टच। महिलाओं में एक ह्यूमन टच एक नेचुरल चीज होती है, क्योंकि बेसिकली वो मदर है। सो ये जो ह्यूमन टच है ये एम्प्लॉयज में एक परिवार जैसी फीलिंग लाती है, टीम वर्क बहुत अच्छा बढ़ाती है, टीम वर्क इफेक्टिव होता है। तो ये सब चीजें जो है महिलाओं को बहुत अच्छे लीडर्स बनाते हैं। शुरू में जब महिलाएं आई इन लीडरशिप रोल में तो कुछ मैंने रेजिस्ट किया, लेकिन अगर आप आज देखें तो जिन भी कंपनीज में विमेन लीडर्स हैं वहां पर पुरुष नाखुश नहीं है। इसलिए नाखुश नहीं है कि विमेन लीडर बना दिया, हाँ लीडर ही गलत हो तो चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, एम्प्लॉयज नाखुश रहेंगे। लेकिन विमेन लीडर्स के अगेंस्ट ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उनको जस्ट बिकॉज वो औरतें हैं इसलिए लोग जो है उनको रेजिस्ट करें। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि महिलाओं को इस क्षेत्र में लीडरशिप रोल्स में आना ही चाहिए। सेकेंडली, जो महिलाएं हैं उनमें नेचुरल कॉमन सेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ ज्यादा होता है। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी मिशन मंगल, देखी ना, विद्या बालन की पिक्चर थी। उसमें जब इफ यू रिमेम्बर तो उसमें जो जब सब फेल कर जाते हैं, मिशन मंगल ऑलमोस्ट फेल हो जाता है, तो विद्या बालन जो है साइंटिस्ट है और हाउसवाइफ है और बड़ी अच्छी हाउसवाइफ है। वो जब घर में जाके पूरियां तलती है और फिर वो गैस को लो कर देती है और गैस को बुझा देती है, तो वो देखती है कि पूरियां फिर भी फूल गई ना। ये छोटा सा आइडिया जो है उसको वापस वो दौड़ के जाती है और इसी आइडिया को एक बड़े कैनवस पे उनको बताती है, और इसी वजह से वो जो उनका फ्यूल कम पड़ रहा था उसको वो मॉनिटर करके और मिशन मंगल सक्सेसफुल होता है। ये फिल्म की बात नहीं है, ये एक्चुअली एक ट्रू स्टोरी थी। सो इससे हमको ये हम देखते हैं कि जो औरतें हैं उनमें एक बेसिक कॉमन सेंस जो है वो बहुत होती है। अगर आप देखिए आपके घरों में भी जो आपकी दादियां नानियां हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कोई बहुत सीईओज नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें वो आपके घरों में करती हैं जो परिवार को बांध के रखती हैं। ये एक ट्रांसलेट होता है टीम वर्क ऑफिस में, जो आपको छोटे छोटे नुस्खे बताती हैं, जो आपका हर तरह से ख्याल रखती है ना। अगर वो उनको अपॉर्चुनिटीज मिली होती, अगर उनको ये सारा कैनवस मिला होता, तो क्या वो अच्छी लीडर्स नहीं होते? वो जरूर होती। सो इसीलिए जो नेचुरली चीज विमेन में है उसी का फायदा उठाते हुए विमेन लीडरशिप अगर हम उनको डिबार करते हैं या उनको आने नहीं देते हैं तो हम नुकसान किसका कर रहे हैं? अपनी सोसाइटी का कर रहे हैं। बिकॉज 50% ऑफ द फोर्स हम उनको बाहर रख रहे हैं, हालांकि वो इतनी इफेक्टिव हो सकती थी, हम उनको आने ही नहीं दे रहे हैं। दैट इज व्हाई एम्पावरमेंट इज नेसेसरी। सेकेंडली, इफ यू सी घरों में भी जो औरतें हैं बड़ी डिसिसिव होती हैं, चाहे वो कितना ही मीक एक्ट करें, लेकिन उनके डिसीजंस पे घर चलता है। वो घरों का सेंट्रल पिलर होती है। आप देखेंगे कि औरतों को अपनी बात मनवाना आता है। सो ये जो क्वालिटीज हैं ये क्या है? ये लीडरशिप क्वालिटीज हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या है कि आप जब भी नेगोशिएट करें अपनी बात मनवाएं। तो विमेन में तो ये नेचुरली चीज होती है, सिर्फ उसको हमको तराशना है, उसको पॉलिश करना है, उसको नॉलेज देनी है। अदरवाइज ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं वो हर एक वुमेन में होते हैं। लोग कहते हैं कि विमेन ही घर चला सकती हैं, बच्चे पाल सकती हैं, क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट्स मदर के उसमें होते हैं। तो ये भी तो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ही है। अगर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को ही आपको उसकी स्ट्रेंथ मानना है तो बाहर आके लीडरशिप रोल्स में क्यों नहीं? वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स आपको क्यों नहीं दिखते हैं कि वो भी एक महिला के नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं? ना, महिलाओं सशक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले महिलाओं को अपनी सेल्फ इमेज इंप्रूव करनी पड़ेगी। ज्यादातर औरतें खुद ही मानती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो इस काबिल ही नहीं है।
अगर उनको घर के बाहर कुछ करने को बोला जाए तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है, क्योंकि उनका अपने में विश्वास धीरे धीरे करके समाज में तोड़ा गया है। चाहे आपके घरों में आप कहें कि मेरे फादर तो बहुत लिबरल थे, हमको एक जैसा पाला, मेरे लॉज बहुत लिबरल हैं, मुझे करने देते हैं। नाउ दिस सेंटेंस कि मुझे बाहर करने देते हैं इज इटसेल्फ नॉट एक्सेप्टेबल। कोई आदमी कहता है कि मुझे मेरे फादर काम करने देते हैं, लेकिन विमेन उसके लिए भी ग्रेटफुल होती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ करते हैं। आपको अगर कोई अलाउ करता है तो डिसीजन मेकर आप नहीं है, आपकी चॉइस है, आप करें या ना करें। हाउसवाइफ होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है अगर आपकी चॉइस है तो। लेकिन अगर आपकी चॉइस नहीं है, आप बाहर कुछ काम करना चाहते हैं या अपना हुनर किसी भी फील्ड में दिखाना चाहते हैं, आपको अगर समाज या घर में कोई कहता है कि नहीं ये औरतों का काम नहीं है, वो उसके अगेंस्ट मुझे ऑब्जेक्शन है। So that is why women have to improve self image. उनमें अपने में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोई भी बाहर का आदमी जो है आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता है। Now there are two terms, एक होता है प्राइड, एक होता है एरोगेंस। आप जब बोलते हैं वो बहुत प्राउड है, जिस सेंस में आप यूज करते हैं वो गलत है। प्राइड जो होता है वो अभिमान होता है, अपने ऊपर मान होता है, और अहंकार जो होता है वो एरोगेंस होती है। एरोगेंस जब कब आती है? जब आपकी सक्सेस अर्न्ड नहीं होती, जब आप अपने हस्बैंड, फादर या किसी भी मेल मेंबर या किसी भी और की रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जी रहे होते हैं, तो आप में एरोगेंस आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में आपको मालूम है कि आप सशक्त नहीं है, आप डिजर्विंग नहीं है, लेकिन आपको एक पेडेस्ट्रल पे बिठाया गया है और उसको कवर अप करने के लिए आप एरोगेंट हो जाते हैं। कई बार मैं सेंटेंस सुनती हूँ, जानते हैं मैं कौन हूं। जिसको ये बोलना पड़े कि जानते हैं मैं कौन हूं, वो कुछ नहीं है। लोगों को जानना चाहिए कि आप कौन है, और अगर लोग जानते हैं कि आप कौन है तो ये आपका मान है, अभिमान है, उसमें शर्मनाक होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह का डिफरेंस एक ह्यूमिलिटी और अंडर कॉन्फिडेंस में है। हम दो वर्ड्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। हम सोचते हैं मतलब अपने आप को गिरा देना, नहीं। हम्बल होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आप को अंडर वैल्यू करें। अपने आप को कब आप अंडर वैल्यू करते हैं? जब आप उस काबिल होते ही नहीं हैं। अगर आप प्राइड फील करने के काबिल हैं तो उसका अपने आप को क्रेडिट दीजिए, अपने आप का हुनर दिखाइए, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं हूं। और अगर नहीं है तो उसमें एरोगेंस में आप कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि आपने एक आपका बैरियर आ गया है दिमाग में कि मुझे जो बनना था मैं बन गई, तो उस आपकी लर्निंग जो है वो आगे खत्म हो जाएगी। जब अहंकार आ जाएगा, अहंकार इज एरोगेंस, तब उसके बाद आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप सशक्त अपने मन में हो गए हैं। डीप डाउन हर एक को मालूम होता है कि मैं क्या हूं, और ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं ये आपको एरोगेंट बनाती है। सो दैट इज व्हाई ये आई थिंक जो औरतें भी अपने आप को सशक्त मानती हैं, उनको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि उनको ये सक्सेस मिली है या अर्न की गई है। अगर आपको मिली है तो उसके या तो काबिल बनिए और या ना लीजिए, क्योंकि उससे आपको सिर्फ एरोगेंस आएगी, उससे आपकी लर्निंग हमेशा स्टॉप हो जाएगी। और अगर आपने अर्न की है तो उसमें शर्मिंदा होने की तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं है, उसमें गर्व महसूस करने की बात है। अगर मैं कुछ अचीव करती हूँ तो मुझे दुनिया को दिखाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि मैं हूं इस लेवल की, क्योंकि मैं प्रूव कर सकती हूँ। तो ये जो दो चीजें हैं जो ऑफन आई थिंक महिलाओं के मन में बड़ी कंफ्यूज रहती हैं, इन चीजों को मैं स्पेसिफाई करना चाहती थी। और जो अचीवमेंट है, जो प्राइड है, वो कैसे आता है? आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सिर्फ एक चीज से आता है, नॉलेज।
जब तक आपको नॉलेज नहीं है, जब तक आप अपना विजन नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपना दायरा नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप नॉलेजेबल नहीं होंगे। और आप अगर नॉलेजेबल नहीं है तो आपको कोई प्राइड फील करने की बात हो ही नहीं सकती है। आप किसी भी सेक्टर में हो, एक सिंपल टीचर हो, एक कारपेंटर हो, एक डॉक्टर हो, एक नर्स हो, लेकिन आपको अपनी फील्ड का नॉलेज जरूर होना ही चाहिए। That is the time you will feel pride in your work. और नॉलेज जो है वो कहाँ से आता है? नॉलेज सिर्फ से नहीं आता है, नॉलेज डेडिकेशन से आता है, बहुत हार्ड वर्क से आता है। जो डेडिकेशन, निष्ठा से आप काम करते हैं, उसी से ही आपको ट्रू नॉलेज आएगा। नॉलेज फोकस से आता है। बहुत लोग होते हैं जो हजारों जगह अपना जो है ध्यान फैलाते हैं और सोचते हैं कि वो एक्सेल कर गए हैं। ये लोग करते भी हैं, बहुत चीजों में एक्सेल करते हैं, लेकिन ऐसी पर्सनालिटीज कम होती है। जो भी चीज आप लें, उसमें एटलीस्ट जब तक आपका गोल ना अचीव हो जाए, उसको फोकस करें ताकि आप उसमें एक्सेल कर सकें। तभी आपको नॉलेज आएगा, तभी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आपको प्राइड आएगा। और ये कोई भी लीडर बनने के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप अपना घर को निग्लेक्ट करें या अपनी फैमिलीज को निग्लेक्ट करें या उनको छोड़ के बाहर आ जाएं और फिर लोग कहें कि देखो इनका जो काम था वो तो हुआ ही नहीं। नाउ जो भी चीज आप करते हैं, आप पैशन से करते हैं। इवन इफ यू आर अ हाउसवाइफ, उस हाउसवाइफ में भी अगर आप पैशनेट हाउसवाइफ हैं तो आप इतना अच्छा घर चलाएंगी कि उसका अगर आप खुद कुछ भी नहीं कर रहे तो आपके हस्बैंड या आपके बच्चों की सक्सेस में आपका उतना ही योगदान होगा और फिर भी आप लीडर हैं। लेकिन अगर आप कोई भी चीज आधे मन से कर रही हैं तो वो कभी भी पूरी नहीं होगी ना। जो लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो क्यों होते हैं? दो चीजें हैं। एक तो विमेन आर नेचुरल मल्टीटास्कर्स, वो 3-4 चीजें एक साथ कर लेती हैं। आपने देखा होगा दैट विमेन गोदी में बच्चा लेकर और खाना बनाती है, सुबह सुबह उठ के 4-5 जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी पसंद का टिफिन बनाकर उनको टाइम पे भेजती है। आदमी कर सकते हैं क्या? एक आदमी जब काम कर रहा होता है, आप जाके उसको थोड़ा डिस्टर्ब कीजिए, थोड़ा उससे बात कीजिए किसी और की, रहने तो मैं काम कर रहा हूं। क्योंकि मेन बेसिकली उनका ब्रेन फंक्शन ऐसा होता है कि वो यूनिडायमेंशनल होते हैं, वो फोकस एक चीज पे करते हैं। दैट इज व्हाई दे बिकम सक्सेसफुल इन देयर फील्ड्स। लेकिन उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मेंटल स्ट्रक्चर, कि वो बहुत ज्यादा चीजें एक साथ नहीं कर पाते हैं। और विमेन नेचुरली एंडोड होती हैं, वो बहुत चीजें एक साथ कर पाती हैं। आप कुछ और काम करते करते प्लानिंग 3 दिन आगे की भी करेंगे। रिलेशनशिप्स को कैसे आपने बनाना है, किस रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देनी है, ये आपके दिमाग में साथ में चलता रहेगा, हाथ आपके और काम कर रहे हैं। मैन ऐसा नहीं करते। सो ऑल दीज थिंग्स मेक यू नेचुरल लीडर्स। और अगर आप नेचुरली मल्टीटास्कर हैं तो आप कॉर्पोरेट लीडर क्यों नहीं बन सकते किसी भी एरिया में? क्योंकि कॉर्पोरेट लीडरशिप में मल्टीटास्किंग बहुत जरूरी होती है। एक आदमी को अगर एक कंपनी चलाने के लिए 50 आदमी चाहिए तो एक वुमन को वही कंपनी चलाने के लिए 30 चाहिए होंगे, बिकॉज शी कैन विजुअलाइज कि क्या क्या काम, क्या ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी एक नेचुरल होती है। हम क्यों नहीं देखते हैं ज्यादा महिलाओं को टॉप पोजीशंस पे? क्योंकि उनकी अपॉर्चुनिटीज उनको समाज ने नहीं दी है, इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकती है। दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें और अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए आवाज उठाएं, ताकि वो कल को जब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, चले जाते हैं और आपकी जो लाइफ है वो घरों से बहुत कम सीमा में रह जाती है, तब जब हम पीछे देखते हैं तो हम सोचते हैं हमने क्या किया। क्योंकि जो भी विमेन काम करती हैं वो कोई भी मॉनिटरीली उसमें कोई इफेक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं होता है। दैट इज हालांकि जो काम करती हैं
वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि पैसे के बहुत दूर तक होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको पेमेंट नहीं है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए उनको कम समझा जाता है। So that is why women need to work out to show कि हम भी ये कर सकते हैं। उसमें मोनेटाइज अपने एफर्ट्स को करने से क्या होगा कि जो बाकी सदस्य हैं उनकी नजर में आपकी इज्जत बढ़ेगी। हालांकि बिल्कुल ठीक नहीं है, एक महिला की जो इज्जत है वो बिल्कुल पैसे से नहीं तोली जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो घर में फिजिकल मनी नहीं ला रही है इसलिए समाज जो है इसको अप्रिशिएट इतना नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये चेंज होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि महिलाओं के ये काम के लिए उनको मोनेटाइज किया जाएगा, क्योंकि तब उनको रियलाइज होगा कि जो ये नहीं कर रही है इसकी भी मॉनेटरी वैल्यू है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जब भी आप घर से बाहर निकलती हैं कोई भी काम करने के लिए, एक बहुत बहुत बड़ी जो चीज है वो आपको सीखनी होगी, एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है किसी की भी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर ली और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लिया तो आप कहीं भी सक्सेसफुल हो जाएंगी। अक्सर लोग बोलते हैं कि कुछ भी उनको बोलो टाइम नहीं मिला, ये सेंटेंस ही गलत है। आई थिंक ग्रामर से ही सेंटेंस हटा देना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी नहीं होता कि आपको टाइम ना मिले। ये कहिए इंक्लिनेशन नहीं थी, दिल नहीं था, वो बात ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको इंक्लिनेशन नहीं हो, लेकिन टाइम नहीं मिला। एक 24 घंटे में अगर एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बनके एक कंट्री रन कर सकता है तो आप और मैं छोटी छोटी चीजें क्यों नहीं कर सकते? मुझे क्यों नहीं टाइम मिला? इसका मतलब मेरी प्रायोरिटीज में वो नहीं था। अगर 2 चीजें मुझे करनी है तो मैं पहले वो करूंगी जो मेरी प्रायोरिटी होगी। दूसरी चीज के लिए मुझे ये कहना चाहिए मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, ये नहीं कि टाइम नहीं था। सो ये प्रायोरिटीज आपको डिसाइड करनी होगी कि क्या है। टाइम आपके पास उतना ही है। अगर आप 2 चीज साथ में कर सकते हैं तो साथ साथ कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो एक के बाद एक कर लीजिए। और वो चीजें जो आपकी प्रायोरिटी नहीं है उसको आप साइड में रख दीजिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम अपनी प्रायोरिटीज गलत चुनते हैं। हम जो प्रायोरिटी नहीं है हमारी लाइफ में उसको हम सबसे ऊपर रख लेते हैं और उसको करने में हमारा इतना टाइम जाता है कि जो जरूरी है हमारे लिए उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता है। सो हर एक की जो प्रायोरिटीज है वो अलग होती हैं। किसी की प्रायोरिटी फैमिली हो सकती है, किसी की प्रायोरिटी खुद की देखभाल हो सकती है। आई हैव सीन बहुत विमेन इतनी वेल ग्रूम्ड होती हैं, 24 घंटे वो ऐसे लगता है कि अभी ब्यूटी पार्लर से आ रही। इट इज नॉट रॉन्ग, उनकी प्रायोरिटी उनका खुद का अच्छा दिखना है। और कई ऐसी होती हैं कि पूरा दिन भी उनके पास खाली हो तो अपने आप को वो मतलब लिपस्टिक तक नहीं लगाती है, बिकॉज उनकी प्रायोरिटी में वो नहीं है। और जब कोई बोलता है टाइम नहीं मिला तैयार होने का, सो दिस इज नॉट अबाउट टाइम एट ऑल। ये जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं ये नेचुरली जो हमारे में है, हम उनको जो है वो होन करें, उसको बढ़ाएं। और विमेन एम्पावरमेंट और कब आ सकती है? जब दूसरी विमेन ये डिसाइड करें कि हमको एक विमेन काइंड को ऊपर उठाना है। आप सब जो है वो सशक्त महिलाएं हैं। आपको शायद ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन बिल्कुल एम्पावर्ड नहीं है। उनके पास ना तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, ना उनके पास कोई से है, ना उनकी फैमिलीज में, ना बाहर। अब उनको उठाने के लिए और ना एजुकेशन है, ना अवेयरनेस है। तो हम जो ये फ्यू वुमेन जिनको इतना अच्छा फॉर्चून है कि वो उभर के आई हैं और वो सब इतना अचीव कर रही हैं, जब तक हम नहीं हाथ बढ़ाएंगे तो एज अ सोसाइटी चेंज नहीं होंगे। और उनके चेंज होने से हमें भी फायदा होगा। जब पूरी वुमेन काइंड एम्पावर होगी, दैट इज द टाइम कि हमारे वर्क हैंड्स बढ़ेंगे, हमारी सोच टैंक जिसे बोलते हैं, सोचने का जो टैंक है वो बढ़ेगा। जो काम आज 50% ऑफ पॉपुलेशन कर रही है, अगर वो 100% ऑफ पॉपुलेशन करेगी तो ऑब्वियसली जो प्रोग्रेस है उसका फायदा सबको मिलेगा।
इट इज नॉट कि जिनको हम उभार रहे हैं प्रोग्रेस का फायदा उनको ही मिले, हमको भी इनडायरेक्टली एक कंट्री की प्रोग्रेस का फायदा मिलेगा। कल को हम भी सशक्त होंगे और ऑल ऑफ वुमेन काइंड वी विल राइज। So इस सब के लिए I think we have the biggest role, and we should just give out a hand and lend a helping hand to those who don't have. Now even in families एक पार्टनरशिप है। जब आप सशक्त होंगे तो आप वो रेखा को धुंधली कर रहे हैं जो समाज ने कंपार्टमेंटलाइज रोल्स की बना दी है कि ये वुमेन का रोल है, ये मैन का रोल है। लेकिन जब आप इस दायरे से दूसरी की तरफ आ रहे हैं तो ये रेखा धुंधली पड़ेगी, और जब आप उस दूसरे कंपार्टमेंट में जाएंगे तो दूसरे कंपार्टमेंट वाले भी हमारे कंपार्टमेंट में आएंगे, एंड दैट विल बी ट्रू इक्वालिटी। जब किसी पुरुष को शर्म नहीं आएगी किचन में जाके हेल्प करवाते हुए, जब किसी पुरुष को शर्म नहीं आएगी बच्चा उठाते हुए, और उनको प्राइड फील होगा कि हमारी वाइफ, हमारी सिस्टर, हमारी डॉटर जो है वो इतना आगे बढ़ के और बाहर का काम कर रही है, देयर विल बी नो रूल्स डिफाइंड। जिसको भी जो काम भी ज्यादा अच्छा आता है वो कर पाएगा। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो एक्चुअली बहुत अच्छे होम मेकर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे फादर्स हैं, लेकिन क्या होता है वो सिर्फ समाज की बनाई हुई इन लकीरों में अंदर रह जाते हैं और वो बढ़ के आपका हाथ नहीं बढ़ाते हैं। So this is the crux of women empowerment and the crux of leadership. Wow, ma'am, this was really enlightening to hear you. You've explained us everything in such small and easy way that we actually feel the very smallest thing that I am allowed to work is why do you need permission to work when you can work? So really, thank you so much, ma'am. It was actually great to hear you. And we are so thankful we could get you here today on CREDAI's platform. We have a few questions, ma'am, that we would like to ask you. So I would like Leena Wagmare to ask her question. Leena, over to you. Yes, thank you, Sonal. Hello, ma'am. हम आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और हम सब में एक जोश आया है कि हम भी अपने व्यक्तित्व को निखारें और कुछ करें। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में आपको किसने प्रेरित किया? देखिए, प्रेरणा देने वाला कोई एक इंसान जनरली नहीं होता है। प्रेरणा आपको अलोंग द वे छोटी छोटी चीजों से मिलती है, और ये जो है यू हैव टू आइडेंटिफाई द थिंग्स। बहुत लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ आता है, अब आप किससे प्रेरणा ले लें ये आपके ऊपर है। छोटे छोटे किस्से होते हैं जो आपका लाइफ का रुख ही बदल देते हैं। आई रिमेम्बर मैं जब स्कूल में थी और कॉलेज में सेकेंड ईयर तक मेरा मेन जो एम था, मेरे जो ड्रीम्स थे वो सिर्फ एक थे कि बीएससी करेंगे, शादी हो जाएगी, उसके बाद हम नर्सरी स्कूल में कोई छोटी सी जॉब करेंगे और हर एक महीने अगर हम 100 रुपए भी कमाएंगे तो एक साड़ी तो आ ही जाएगी और फिर बस जिंदगी कितनी अच्छी होगी। सो दिस वाज माय अल्टीमेट ड्रीम टिल आई वाज इन सेकंड थर्ड ईयर। लेकिन जब स्कूल में थे नेचुरली आई वाज गुड एट एकेडमिक्स, तो इसलिए साइंस लिया तो कॉलेज में चले गए। तो उसके बाद जब थर्ड ईयर में थे तो आई रिमेम्बर एक बार विज्ञान भवन हमें ले जाया गया और वहां पर डायरेक्टर ऑफ ICMR आए। तो जब वो स्टेज पर आए तो बहुत ही पुअर पर्सनालिटी थे, छोटे से कुछ भी और ऑलमोस्ट मिडिल एज थे। तो हम पीछे बैठे, जैसे आजकल स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, बोर हो रहे कि अभी ये बोलेंगे, बैठना पड़ेगा, वेटिंग की कभी ये दरवाजा खुले तो हम कुछ स्नैक्स खाएं। दैट मैन जब वो स्टेज पे आए और उन्होंने बोलना शुरू किया तो हम सब जो है एकदम ऐसे मंत्र मुग्ध हुए कि हमने उनका पूरा, और ऐसा कोई नहीं है कि हमारे बारे में था, इट वाज जस्ट अबाउट लाइफ, how to contribute to society. So जब हमने वो सुना तो सडनली उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल मैटर नहीं करने लगी, वो कैसे दिखते थे बिल्कुल मैटर नहीं करने लगा। और मुझे उस दिन ये रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ विज्ञान भवन में बैठी हूँ जहां पर इतना ज्यादा एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, सब लोग वहां क्वेश्चंस पूछ रहे थे और ये टॉक्स हो रही थी। तो इट वाज सच अ हाई
कि लगा कि ऐसे एटमॉस्फेयर में होना चाहिए इंसान को, तब मजा है। तो दैट वाज, आई थिंक, आई रिमेम्बर कि फर्स्ट टाइम आई थॉट कि लाइफ में कुछ बनना चाहिए। आई मीन इट इज नॉट कि सिर्फ एक व्हाट माय ड्रीम्स वर, वो थोड़े शैलो थे। देन उसके बाद जब ग्रेजुएशन हुआ तो आई हैड स्टिल हैड नथिंग इन माइंड कि मुझे क्या बनना है, लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे आ गए। और मार्क्स बहुत अच्छे आ गए तो मम्मी ने बोला कि एमएससी कर लो। सो जब एमएससी के लिए अप्लाई किया तो देयर वर 6000 एप्लीकेशंस और उसमें से 14 का सिलेक्शन होना था। तो बाय चांस हमारा सिलेक्शन 14 में हो गया, बट आई डिडंट वांट टू डू एमएससी। आई सेड कौन इतना पढ़ेगा। सो मम्मी सेड देखो तुम्हें कितना अच्छा भाग्य है कि 14 तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, घुस जाओ फिर देख लेना। सो दैट इज हाउ आई वेंट इनटू एमएससी। लेकिन वो 2 साल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, बिकॉज दैट इज द टाइम जब हम इंटरैक्ट कर रहे थे विद द इंटेलिजेंसिया ऑफ सोसाइटी। बहुत से सेमिनार्स होते थे, बाहर ले जाया जाता था और इंटरैक्शन बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी से होता था। हमारे प्रोजेक्ट्स जो है एम्बेसीज में एम्बेसडर्स से, उससे होते थे। सो उससे धीरे धीरे बिल्कुल शादी का ख्याल मन से हट गया और कुछ बनने की इच्छा पैदा हुई। सो दैट इज व्हाई आज मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि गुड यूनिवर्सिटीज चेंज योर लाइफ। तो आप ये मत सोचो कि हमको मार्क्स कितने लाने हैं, इतने लाओ कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में घुस जाओ, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर ही अलग होता है, वहां के जो फैकल्टी है वो अलग होती है, और हर एक जना आपको इंस्पायर करता है। हर एक जना आप में जीने का नए विजन की जो है वो बीज बोता है। सो दैट इज हाउ यू बिकम लाइक दैट कि यू वांट टू अचीव समथिंग। देन उसके बाद खैर लाइफ ऑल्सो इट्स नॉट ऑलवेज कि जो आप चाहें वो हो जाए। सो बनना चाहते थे, पीएचडी करना चाहते थे, अमेरिका जाना चाहते थे, बट सर्कमस्टेंसेस वाज सच कि एमएससी के बाद पीएचडी में एडमिशन लिया। तो उसके बाद एंगेजमेंट हो गई तो बोला गया कि पीएचडी छोड़ दो, बीएड कर लो। सो यू सी दिस इज व्हाट सोसाइटी डज टू यू। धीरे धीरे करके यू आर लेड बाय सोसाइटी। वो कर लिया, शादी आर्मी ऑफिसर से हो गई, बहुत अच्छी जिंदगी थी, हर जगह घूमे एंड फिर हाउसवाइफ बने, लेकिन टीचिंग करी, हर जगह टीचिंग करी। लेकिन उसमें भी क्या है, आर्मी ऑफिसर्स वाइफ बहुत होते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब आप नए आर्मी में आते हैं तो आपको शायद एकेडमिकली इतना नहीं, लेकिन अदरवाइज लाइफ के बारे में बहुत सीखने को मिलता है। तो जनरली जो है वो औरतें जो है उसको रेजिस्ट करती हैं, क्या है हमको इसमें बुला लिया, हमको चाहे वो छोटा सा फैशन शो हो या किसी के लिए लंच बनाना हो, तो बहुत आर्मी में क्रिबिंग होती है कि हमको बुला लेते हैं, हमको एक काम कराते हैं। लेकिन शुरू से ही मुझे ये था, क्योंकि ये चीजें मैंने तो नहीं देखी थी सिविलियन बैकग्राउंड में, तो मुझे सीखने का बहुत था। तो जो भी चीज होती थी मैं सबसे पहले आगे जाके और उसको करती थी। तो फैशन शोज किए, बहुत कुकिंग की, बहुत अलग अलग तरह की चीजों में पार्टिसिपेट किया। तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट आपको मॉनेटरी कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे करके ऑल्टर होती है। आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो आज जब स्कूल चलाती हूँ तो देयर आर चिल्ड्रन, अगर कोई म्यूजिक क्लास होती है या कोई डांस क्लास होती है या कुकिंग कंपटीशन होता है, तो एटलीस्ट मुझ में इतनी नॉलेज है कि मैं उनको बता सकूं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या नहीं है। सो कई बार मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आपको ये सब कुछ इतना कहाँ से आता है, मास्टर में किसी में भी शायद नहीं हो, लेकिन क्योंकि सीखने की ललक थी तो इसलिए धीरे धीरे करके इतना इम्बाइब किया कि आज किसी भी फील्ड में मुझे इतना नॉलेज, इतनी समझ है कि मैं राइट और रॉन्ग के बारे में बता सकती हूँ, क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। सो ये जो सीखने की आदत है ये इंडिविजुअल की होती है। सो वो अगर आप में है तो आप कहीं भी रहेंगे, इंस्पिरेशन आपको एनवायरनमेंट से मिलेगा ही मिलेगा। सो कॉलेज में भी मिला, आर्मी लाइफ में भी मिला और उसके बाद भी मिला। सो एवरीथिंग, लाइक आई ऑलवेज टेल पीपल कि जब भी कोई आपसे पूछे ऐसा करोगे, सबसे पहले बोलो यस, और उसके बाद सोचो अभी कैसे हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं, अगर आप पूछें कि हाँ चलोगे, सबसे बोलो नहीं यार। तो नहीं जब से शुरू होता है दैट मीन्स आगे आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो पहले आप किसी भी चीज को, कोई भी नई चीज को, यस मैं कर नहीं सकती
ये तो मतलब बोलना ही नहीं है, क्योंकि बहुत चीजें एक सेल्फ सजेशन में होती हैं। जब आप मुंह से निकाल देते हैं तो आप बन जाते हैं। तो मुंह से अगर आप नो निकालेंगे ही नहीं तो कोई चीज आपको लगेगी ही नहीं कि मैं नहीं कर सकती। So from that, it just carried on. और like टेक्नोलॉजी जब अभी कोरोना हुआ तो उसमें एकदम से इतनी ज्यादा जो टेक्नोलॉजी आई, तो हमारे यहाँ बहुत एजुकेटेड आदमी है आर्मी में, बहुत बड़े बड़े रैंक्स पर हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक तक नहीं सीखा, क्योंकि उन्होंने अपना मन बना लिया कि अब हमारी एज हो गई, हमको क्या करना है, तो ये तो हमें आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे जमाने में तो होता ही नहीं था। जब होता ही नहीं था तो हम अब कैसे सीखेंगे। लेकिन आई टेल यू, हम में से मैं जब अपने सर्कल में देखती हूँ, ऑल वुमेन, मैं अपनी बात नहीं कर रही, ऑल वुमेन, सब ने ऐसा अडेप्ट किया, सबको टेक्नोलॉजी आती है, क्योंकि मैं स्कूल चलाती हूँ और मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मुझे ज्यादा आती है। लेकिन ऐसी कोई भी लेडी नहीं है जो मेरे सर्कल में जिसको टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया ना आता। सो इट इज द वे यू वांट टू लर्न। इफ यू वांट टू लर्न, आपको कुछ भी आ सकता है। मैम, आपके लाइफ का रुख एजुकेशन की तरफ कैसे हुआ और आप ऑथर कैसे बने? You see, like I told you, I was a science student. तो मेरे जो एक्चुअली शुरू में था वो मुझे साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है और क्या क्या करना है। बट क्योंकि आर्मी में शादी हो गई, अब आर्मी में हम लोगों में बहुत छोटे छोटे जगह जाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता है, तो मुझे कभी ऐसी जगह मिली नहीं जहाँ कोई कॉलेज भी था। सो कॉलेज टीचिंग वाज बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन। हालांकि शादी से पहले मैं 1 साल कॉलेज में पढ़ा रही थी, लेकिन मेरी फर्स्ट जॉब जो आर्मी में आके हुई वो नर्सरी स्कूल टीचर की थी, नर्सरी पढ़ाया। सो यू सी, कॉलेज पढ़ा के एकदम नर्सरी पढ़ाना तो बहुत अजीब लगा, लेकिन क्योंकि जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करना, वही सक्सेस है। सो वो किया और धीरे धीरे करके, नॉट दैट आई वांटेड टू टीच, लेकिन मिलता ही वही था, तो धीरे धीरे करके हम टीचर बन गए। और जब टीचर बने, लेकिन एक चीज थी शुरू से ही कि जो भी काम करो वो पूरे पैशन से करो, पूरी ऑनेस्टी से करो और पूरा मन लगा के करो। हालांकि मुझे कोई टीचिंग पसंद तो नहीं थी, लेकिन जब करी तो क्योंकि आई वाज पेड फॉर इट, तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैं हाफ हार्टेड करूं, तो बहुत अच्छी करी। और धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छी भी लगने लगी, क्योंकि जो चीज आप अपने पैशन बना के करते हैं वो धीरे धीरे आपका हिस्सा बनी जाती है, अच्छा ही लगने लगता है। तो जब क्योंकि आर्मी में जहां भी आप जाते हैं वहां पे इंग्लिश टीचर्स की हमेशा कमी रहती है। हालांकि आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, लेकिन मुझे इंग्लिश ही दी गई, क्योंकि इंग्लिश बोलते थे तो इंग्लिश पढ़ाने को दी गई। अब हमेशा क्योंकि टीचिंग करी थी, तो एक बार हमारी पोस्टिंग दिल्ली आई। दिल्ली में हमने सोचा कुछ तो और करेंगे, ये टीचिंग बहुत हो गई, तो आई वेंट टू अ प्लेसमेंट एजेंसी जहाँ पे लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करने जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट टू डू। आई सेड एनीथिंग, बस टीचिंग नहीं अभी करनी है 2 साल के लिए, क्योंकि दिल्ली में आए हैं, बहुत कुछ है, सो व्हाई टीच, बाकी आप कुछ भी दे देंगे। सो सेड अच्छा आप ऐसे करो, आप हमारी फर्म में आप प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव बन जाओ। तो ऐसे वो क्या होता है, कंपनी जाना होता है और वहां से रिक्वायरमेंट्स लानी होती हैं। हालांकि एट दैट पॉइंट लोगों ने कहा कि ये क्या जॉब हुई, आप कंपनी जाओगे, ऐसे तो क्या हुआ, लोगों से मिलेंगे, देखते हैं कैसा होता है। सो कंपनी में जाने लगी और पूछने लगी भी आपको क्या रिक्वायरमेंट है। सो जब मैं इन ऑफिसेस में जाती थी, तो एक तो क्योंकि यू आर एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, you're well turned out, तो आपको जो मिलते थे लोग वो जनरली हायर लेवल के डायरेक्टर्स या वही मिलते थे, तो बहुत अच्छा रहा, बिकॉज आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। और विद इन 3 months एक कंपनी में मैं गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे करो, आप हमारे यहाँ एक प्लेसमेंट सेल खोल लो। तो ऐसे मेरा एक्सपीरियंस 3 महीने का है, और मेरे को पहले प्लेसमेंट एजेंसी का मालूम भी नहीं था, हाउ कैन आई ओपन अ सेल। सो ही सेड नहीं वी टॉक टू यू, आई थिंक आप कर लोगे। ऐसे आपको विश्वास है तो मैं कर लूंगी। सो उन्होंने मुझे एक ऑफिस बना दिया और प्लेसमेंट सेल खोल दिया ना। वहां पर जब प्लेसमेंट के लिए लोग आने लगे तो एप्लीकेंट्स भी आते थे और कंपनीज भी आती थी, तो मेरे नीचे आप प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव्स थे जो लाके देते थे। वहां आई रियलाइज कि बहुत लोग जो हैं वो सिर्फ इसलिए जॉब नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, तो इंटरव्यूज में वो फेल हो जाते हैं।
तो मुझे लगा कि इट्स सो सैड कि इतने क्वालिफिकेशन, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ है, आर्किटेक्ट्स हैं, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो जब फिर उसके बाद खैर हमारी पोस्टिंग जहां जहां आई, तो आई वाज इनटू टीचिंग एंड आई बिकेम प्रिंसिपल। बट जब हम अहमदनगर आए तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर काम किया जा सकता है। तो आई स्टार्ट माई स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ना। वहां पे बहुत लोग इंग्लिश सीखने आते थे, और वहां से मुझे लगा MBA इंस्टीट्यूट में, CSRD में भी मैंने कुछ थे, उनको इंग्लिश सिखाई, पढ़ाई। तो जो वर्कशीट्स मैं उनको देती थी वो रात भर काम करती थी, क्योंकि इंग्लिश मेरी लैंग्वेज पढ़ाई नहीं है। बोलने की अलग बात होती है, पर जब आप इस लेवल पे इंग्लिश सिखाते हैं तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रामर बेस होना चाहिए। तो मैंने बहुत ग्रामर पढ़ी और रोज वर्कशीट्स उनको देती थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो इतनी वर्कशीट्स करी हैं तो बुक लिख लेते हैं। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू द स्टोरी, थोड़ी सी लंबी है, बट इट हैज अ लेसन एट द एंड। सो जब मैंने सोचा बुक लिख लेते हैं, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बुक कैसे लिखी जाती है। मैंने तो बुक्स देखी थी कि प्रिंटेड होती हैं। सो उस टाइम मुझे कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था, तो मैंने कीबोर्ड लेके और उसको एक एक फिंगर टाइपिंग से बुक लिखनी शुरू करी। तो कैन यू इमेजिन कि मैंने 400 पेजेस की बुक एक एक फिंगर करके उसको लिखी। और जब बुक मैंने 400 पेजेस की लिखी तो मुझे सिर्फ एक चीज आती थी, वर्ड फाइल। वो भी मैंने यूट्यूब वीडियो से सीखी थी। तो वर्ड फाइल में डाल के, तो मैं यहाँ एक छोटा सा एक खोली प्रिंटर की है, मैं उसके पास गई, हमने कहा हमारी बुक छाप दो, क्योंकि हमने बुक लिखी है। तो वो जो अनपढ़ सा लड़का था, और उसने देखा, उसने कहा ये क्या लाए हो, ये ऐसे थोड़ी होता है बुक लिखते हैं, बुक तो प्रॉपर फॉर्मेट में होती है, इसका एक सॉफ्टवेयर होता है पेज मेकर, उसमें होती है। सो इतना लिख के देना रियलाइज की तो बिल्कुल जीरो हो गया। सो आई सेड कैसे करें, तो अब मुझे पेज मेकर तो आता नहीं है, तो आप पेज मेकर सीखिए। फिर मैंने उस YouTube वीडियो से ही पेज मेकर सीखा, कुछ उसको बिठाया कि तुम बैठो तो मुझे बताओ। तो फिर मैंने पेज मेकर करके फिर उस बुक को पेज मेकर में डाला, और फिर मैं उसके पास लेके गई, मैंने कहा अब प्रिंट कर दूं। तो उसने कहा कि बहुत, मतलब इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो उसने कहा अगर कितनी बुक प्रिंट करनी है, 100 कॉपी कर दो तो इतनी मेरे स्टूडेंट्स को हो जाएंगी। तो इससे नहीं, 100 कॉपी तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगी, तो चीप कितनी पड़ेंगी, 1000 करवाओगे तो चीप पड़ेंगी। सो आई सेड कि अच्छा ठीक है, चीप पड़ेंगी। जितने में मुझे 100 कॉपी पड़ रही थी, उसके थोड़े से ज्यादा में 1000 पड़ रही थी। तो हमने बोला चलो 1000 कर दो। तो उसने मुझे 1000 कॉपीज करके दी, और उसके साथ में उसकी 4x4 केबिन में पता नहीं कितने घंटे बैठी होंगी कि उसको कवर डिजाइन करते, कुछ करते, उससे सीखते, उसको सिखाते, क्योंकि वो भी नया था और मैं भी नहीं थी। तो इस हिसाब से हमारी 1000 कॉपी प्रिंट होके आ गई। अब मुझे पता नहीं था कि 1000 कॉपी इतनी ज्यादा होती है। तो जब वो इतनी ज्यादा आ गई तो हमारे बेडरूम में गई 1000 कॉपी। अब 1000 कॉपी में मेरे को तो 100 ही चाहिए थी, 900 कॉपीज का क्या किया जाए। तो फिर आई वेंट स्कूल टू स्कूल, कॉलेज टू कॉलेज, ट्राइंग टू सेल माय बुक कि आप ये ले लीजिए। सो अब ये था कि वो बुक जो थी, क्योंकि इतनी मैंने खुद लिखी थी, खुद उसको सब कुछ किया था, तो इट वॉज वेल रिटन। तो जो भी देखता था वो बोलता था लिखी तो बहुत अच्छी हुई है, नो डाउट, लेकिन पढ़ने में थोड़ी, क्योंकि बहुत क्लोज उसको टाइप किया था कि पेजेस बच जाए, तो उसे पढ़ने में इजी नहीं है। एनीवे, खैर ने उसको 1000 कॉपीज मैंने बेची और लोगों को चिट्ठियां निकाली और हर जगह वो गई। लेकिन 1000 खत्म होने से पहले ही मुझमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने तो 1000 बेच दी है, अब मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने उसके खत्म होने से पहले 4000 और प्रिंट करा ली, और वो 4000 जो और प्रिंट करवाई उसको बेचने में बहुत टाइम लगा, बहुत एफर्ट लगी, लेकिन अल्टीमेटली आई कुड सेल ऑल कॉपीज। एंड उसके बाद आई फेल्ट कि ये जो चीज है ये इट शुड गो टू अ पब्लिशर। इतने टाइम में मुझे इतनी अकल आ गई कि पब्लिशर एक प्रोफेशनल पर्सन होता है, उसके पास जाना चाहिए। एंड बुक वॉज गुड। सो दिल्ली में मैं फिर दरियागंज के चक्कर काट के उनको मैंने बुक दिखाई, तो पब्लिशर टुक इट, उसने पब्लिश किया, उसने बाकी उसको फॉर्मेट वगैरह अच्छा करके पब्लिश किया। फिर वो एक दिन मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रही थी तो मुझे दिखा कि मेरी बुक राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कोर्स बुक बना दी है। सो यू सी द मटेरियल वाज गुड, लेकिन उसको मार्केट करने का नहीं आ रहा था। और फिर उन्होंने बहुत मार्केट करी, सो दैट बुक आल्सो सोल्ड वेरी वेल।
अब इस पैंडेमिक के दौरान जो है मुझे लगा कि व्हेन आई स्टार्टेड आइकॉन पब्लिक स्कूल, देन आई थॉट कि अगर मैं एडल्ट्स के लिए लिख रही हूँ तो मुझे बच्चों के लिए लिखनी चाहिए. सो आई रोट 8 बुक्स इन अ सीरीज फॉर चिल्ड्रन. तो वो फिर मैंने तब तक इतनी समझ आ गई थी कि मैंने पब्लिशर को दी पब्लिश करने के लिए, और फिर पब्लिशर ने पब्लिश करी, वो चल रही थी. तो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, ये जो आप नीचे देख रहे हैं मास्टर इंग्लिश, दिस इज अ सीरीज आई हैव रिटन ड्यूरिंग द पैंडेमिक for school children. So you see, Dheere, what I want to say is, in this whole journey, I have worked very hard. दिन में मैं कम से कम नहीं तो 10-12 घंटे जो है वो काम करती हूँ, उस कंप्यूटर पे बैठती हूँ, बाकी भी सब करती हूँ. सो इट इज जस्ट डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एंड पैशन. और आज ऐसा है कि इट्स लाइक माई बेबी. सो ये जो अब जो बुक्स मैंने करी हैं उसमें पिक्चर्स भी, फॉर्मेटिंग भी, एवरीथिंग आई हैव डन, बिकॉज अभी मैंने 10 सालों में इतना सीख लिया है कि मैं सब कर सकती हूँ. सो एज अ रिजल्ट, you know, I have got that confidence now. That's why I said it is pride, it is not arrogance. So now when I say I have done this, I have achieved this, I say it with a matter of pride, not with arrogance कि मैंने कुछ करा नहीं है तो मैं अब करूं, और फिर अगर मैंने करा है तो मैं क्यों ना कहूं कि मैंने करा है. So that is a life lesson. I think now I tell people कि अगर आप में लगन है, अगर आप में अपने ऊपर विश्वास है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. अगर मेरे जैसा पर्सन जिसको इंग्लिश बिल्कुल मतलब एज अ बेस नहीं आती थी, इंग्लिश स्पीकिंग होना और बात है, लेकिन साइंस स्टूडेंट होते हुए इतनी, आज मेरी 20 बुक्स पब्लिश्ड हैं. सो 20 बुक्स अगर मैं पब्लिश कर सकती हूँ तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका पैशन है. लेकिन पैशन होना चाहिए, हार्ड वर्क का जरूर होना चाहिए कि आप इतना हार्ड वर्क कर सकें कि आपके अपने पैशन को कंप्लीट कर सकें. Wow, ma'am, this is very, very nice to hear from you. I would like Shraddha Atsure to ask her next question. आपकी स्टोरी ने हमें इतना प्रेरित किया है कि जब इंसान दिल से कुछ ठान ले तो वो अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से सब कुछ कर सकता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में गिल्ट रह जाता है. हमारी बाहर की दुनिया की इन्वॉल्वमेंट से हमारी फैमिली जब सफर करती है तो महिलाएं ज्यादातर अपना सीरियस करियर नहीं दे पाती है. तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मैम? You see, ये जो टग ऑफ वॉर है ये हर एक महिला के मन में चलता ही है. There is, क्योंकि हमें शुरू से बताया गया है we are responsible for our family happiness. लेकिन एक जो हम हमेशा से गलती करते हैं, like I've been a working woman throughout, चाहे टीचिंग ही करी, but all the time, और आर्मी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं. सो इट इज नॉट ओनली वर्किंग, पहले आप स्कूल जाते हैं, उसके बाद लेडीज क्लब का होता है या जवान्स के वेलफेयर का होता है. तो आपको सब वो कंप्लीट करना पड़ता है, वेदर यू वर्किंग और नॉट, आप घर से बाहर रहते हैं. तो जब हमारे बच्चे छोटे थे तो कई बार मन में आता था, क्योंकि बच्चे को छोड़ के भी जाना पड़ता था, कहीं बच्चे हम साथ में लेके जाते थे. सो ये चीजें मन में आती हैं, लेकिन गिल्ट आपको तब लगता है क्योंकि आप अपने आप को हर एक चीज, योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन दुनिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं कि हम बच्चों के जो रूटीन है या जो उनकी वांट्स हैं उसमें अपने आप को ढालते हैं. सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. बच्चे के सोने का टाइम हो गया तो इसलिए मुझे घर पे होना चाहिए, बच्चे के खाने का टाइम हो गया इसलिए मुझे घर पे होना चाहिए. Whereas it's not true. बच्चे जो हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं. लाइक आई टेल यू माय एग्जांपल. मेरी एक बेटी है, जब वो छोटी थी तो उसका सोने का टाइम मैंने 7:30 रखा था शुरू से ही. सो वेदर कोई बाहर खेल रहा हो या नहीं खेल रहा हो या बाहर उजाला हो या कुछ हो, 7 o'clock शी वॉज पुट टू बेड. 7 to 7:30 उसको या स्टोरी सुनाई जाती थी या हम उसके पास बैठ के बातें करते. 7:30 डोर वॉज शट एंड स्लीप. ना ये जो डिसिप्लिन है बच्चों से, उससे आपकी लाइफ इजी हो जाती है. तो 7:30 के बाद वी वर फ्री. वी न्यू 7:30 to 5:30 ये बच्चा सोएगा, क्योंकि दोपहर को हम उसे नहीं सोने देते थे. तो वो दिस पीरियड वी वर श्योर कि अब ये लड़की सोएगी. सो वी हैड ऑल द टाइम टू डू व्हाट वी वांटेड. सो हमने क्या किया, हमने बच्चे को अपने उसमें ढाल लिया.
अगर हम बच्चे के पीछे चलते हैं, वो कहती थी कई बार, मम्मा बाहर तो देखो वो सब बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि समझ में तो 7:30 सूरज भी नहीं डूबता था कई बार। सो एज टू से नहीं, चाहे खेल रहे हैं चाहे कुछ, आपका स्लीप टाइम हो गया, कर्टन्स ड्रॉ हो गए, आप सो जाएंगे। बिकॉज एक बार जब आप बच्चे को अलाउ करते हो कि वो मनमानी करे, तो वो कभी भी नहीं होगा। फिर गिल्टी फील करने की क्या बात है, आप इंडिविजुअल हैं, आपके अपने जो है कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं, आप उनको जो मार के ये सिर्फ अपने बच्चे और फैमिली की तरफ इतना ज्यादा सैक्रिफाइस करते हो, तो एंड में क्या होता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमने इतना किया, अब देखो बच्चे नहीं कर रहे। सो उतना ही करिए जितना आप एक्सपेक्ट ना करें उसके लिए। हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। जब अगर आपने अपनी सारी इच्छाएं मारकर और आपने अपने बच्चों के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर या फैमिली के ऊपर सब कुछ लगा दी, तो आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं होगी कि वो आपके लिए उतना करें, और वो नहीं कर पाते हैं तो आपको दुख होता है। तो इसलिए थोड़ा बच्चों को इंडिपेंडेंट अगर आप बनाएं। खाने के टाइम कई बार होता था कि वो स्कूल से आई है, मेरा वेलफेयर का काम है, या स्कूल से देर से आई हूँ, तो घर में नहीं होता था कोई, पर लेकिन बचपन से आदत थी कि आप खोलेंगे, क्योंकि मैं खुद ऐसे बड़ी हुई हूँ। आई हैड अ सिंगल मदर। अगर मैं स्कूल से कभी आती थी और मम्मी नहीं है, तो ताला खोल के अपना खाना खा के अपना होमवर्क करके, बाय द टाइम मेरी मदर तो डॉक्टर थी, तो शाम को आती थी। और आज तक मैंने ये रिजेंट नहीं किया कि मेरी मदर ने मुझे निग्लेक्ट किया है। आज तक मैं ब्लेस करती हूँ कि बहुत अच्छा ट्रेन किया है, क्योंकि कितना इंडिपेंडेंस थी, एक वैल्यू सिखाई टाइम की। सो इसी तरह जो हमारी बच्ची थी, वो भी आती थी, कई बार अकेले खाना खाती थी, बट सो व्हाट, आज उसके बच्चे हैं, और वो भी मतलब उसको भी मैं यही बोलती हूँ कि इतना बच्चों के लिए हैंड्स ऑन नहीं हो, हालांकि वो हाउसवाइफ है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बच्चों के इर्द गिर्द आपकी इतनी जिंदगी घूमने लगे कि आप अपने को भूल जाएं। एवरीबडी हैज देयर ओन इंडिविजुअल लाइफ, सबको एक ही मिलती है। सो इसमें गिल्ट फील करने की बात नहीं है, इसको मैनेज करने की बात है। कई बार ऐसा होता था कि अगर हम बाहर जाते थे तो मैं उसका बैग साथ में लेके जाती थी, तो कोई मीटिंग होती थी, उसको बिठाती थी उसमें, चलो अपना होमवर्क करो, आई विल कम एंड चेक। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो देखने जाती थी। सो जब आप यंग होते हैं, आप में एनर्जी भी इतनी होती है, उसको लेके जाना या कुछ भी करना इतना प्रॉब्लम नहीं लगता था। कई बार ऐसे होता था में कोई हाउस होल्ड हेल्प नहीं होती थी, बर्तन वाली, झाड़ू वाली वो भी नहीं होती थी, तो उसको भी, इससे क्या है, बच्चे भी टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, बच्चे भी हेल्प करना सीखते हैं। सो गिल्ट में मत जिए। जहां भी आपको लगता है कि आपको गिल्ट फील हो रहा है, डू समथिंग अबाउट इट एंड मैनेज योर फैमिली अराउंड योर टाइम। अगर 5 लोग डिफरेंट चीज खाना चाहते हैं और आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं है, तो उनको ट्रेन कीजिए कि एक ही चीज खाएंगे, उसमें कोई गिल्टी फील करने की बात नहीं है। सो दैट आई थिंक यू हैव टू मैनेज अपने आप एंड नॉट फील गिल्टी अबाउट योर हैप्पीनेस। को आपकी हैप्पीनेस आपका राइट है, उसमें आपको बिल्कुल फील करने की जरूरत नहीं है कि मैं हैप्पी होंगी और तो बाकी सब जो है वो अनहैप्पी होंगे। और जब एक हैप्पी मदर होती है, जब आप जो है हमेशा चेयरफुल और पॉजिटिव रहेंगे, आपके बच्चे अपने आप को सीखेंगे। क्योंकि जहां भी आप गिल्ट करेंगी, वहां आपको नेगेटिविटी आएगी, वहां आपको गुस्सा आएगा, क्या इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही, फैमिली की, मदर इन लॉ की वजह से मैं नहीं कर पा रही, वो मदर इन लॉ चुभने लगेगी। लेकिन अगर आप मदर इन लॉ को भी अपने साथ लेकर ट्रेन करके और अपनी हैप्पीनेस को समझाएंगी, और नहीं, कई बार ठीक है, कई बार नहीं हो पाएगा, तो आपको वो गिल्ट फीलिंग आपको इतनी बुरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि आप तो वही कर रही हैं ना जो आप चाहती हैं। We women given so much of self guilt always and at every moment, every day, in fact, that we should actually stop it by ourselves. Yes. Thank you so much, ma'am. This was a very inspiring session. I would like Sarika to give her vote of thanks now. First of all, I would like to thank our today's Empowering Women Leaderships seminar speaker, Aradhna Rana ma'am. Ma'am, thank you so much for telling the exact meaning of empowering women leadership. Also, thank you for motivating and encouraging us in a very easy way, ma'am. It's a really inspirational speech. Thank you so much, ma'am.